मुझे नहीं पता मैं ये सब किस भरोसे पर सुना रही हूँ। मॉल की वो एस्केलेटर, उसकी पहली तस्वीर मेरे दिमाग में किसी चमक की तरह नहीं आई थी, बल्कि एक गंध की तरह आई थी। धातु और पसीने की मिली जुली बदबू, जैसे बंद जगह में किसी ने सांस रोक रखी हो। जिस लड़के के साथ ये हुआ उसका नाम आदित्य था। मैं उसे जानती थी, पर बहुत करीब से नहीं। बस इतना कि वो फैसले लेने से पहले हमेशा रुकता था और रुकने के दौरान अपने जूतों से फर्श को रगड़ता था, जैसे जमीन से सलाह ले रहा हो। उस दिन मॉल में हवा अजीब तरह से भारी थी। एसी चल रहा था, फिर भी गर्दन के पीछे पसीना ठहर नहीं रहा था। आदित्य कुछ खो चुका था, ये मुझे बाद में समझ आया, पर शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। किसी ने उससे कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक शॉर्टकट है, एक ऐसी एस्केलेटर जो सीधे पार्किंग तक ले जाती है। उसने नियम तोड़ा, बस थोड़ा सा। बंद रास्ते की पीली पट्टी को पैर से छुआ, फिर हटा लिया, जैसे अपराध को पूरा नहीं आधा करना चाहता हो। जब इसने पहला कदम एस्केलेटर पर रखा, धातु ने हल्की सी आवाज की, एक खरोंच जैसी, जो कान में नहीं सीने में लगी। रोशनी ऊपर से टिमटिमाई, फिर स्थिर हो गई। एस्केलेटर चल रही थी, पर उसकी गति किसी मॉल की नहीं थी, न तेज न धीमी, ऐसी कि सोच को खींच ले जाए। आदित्य के कंधे सिमट गए। मैं याद करती हूँ, उसकी सांस अनियमित थी, जैसे हर तीसरी सांस किसी और की हो। ऊपर जाते हुए उसे वही मंजिल दिखी जिसे वो ढूंढ नहीं रहा था, वही मंजिल जहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ एक बोर्ड लगा था, धुंधला, किनारों से जंग खाया हुआ, जिस पर अक्षर आधे घिस चुके थे। रोशनी इतनी थी कि पढ़ा जा सके, पर पढ़ते ही आंखों में जलन हो। आदित्य ने निगलने की कोशिश की, पर गला सूखा रहा। उसने सोचा होगा कि ये कोई मेंटेनेंस फ्लोर है या कोई अस्थायी भ्रम। यही उसकी पहली नैतिक चूक थी, जो दिख रहा है उसे ना मानना। एस्केलेटर ने उसे वहीं उतारा। उतरते ही तापमान बदल गया। ठंड नहीं, गर्म नहीं, बल्कि ऐसा जैसे त्वचा पर हवा का दबाव बढ़ गया हो। कपड़े शरीर से चिपकने लगे। कहीं दूर एक हल्की सी खड़खड़ाहट थी, जैसे खाली शॉप के शटर हिल रहे हों। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। नीचे की मंजिल गायब थी, बस एक लंबा अंधेरा शाफ्ट, जिसमें रोशनी देर से गिरती थी, जैसे परछाई को पहुंचने में समय लग रहा हो। उसने आगे कदम बढ़ाया। मैं ये कहते हुए रुक रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्यों बढ़ा। शायद क्योंकि वापस जाने का विचार उसे अपने अपराध की याद दिला रहा था। आगे चलते हुए उसकी उंगलियां दीवार को छूती रहीं। दीवार ठंडी थी, पर उसमें एक धड़कन थी। हाँ, धड़कन, जैसे कोई बड़ा जानवर दीवार के पीछे सांस ले रहा हो। हर 3-4 कदम पर रोशनी झपकती और हर बार जगह थोड़ी बदल जाती। शॉप्स के नाम वही थे, पर अक्षर उल्टे। मैनिक्विन्स की आंखें नीचे की ओर झुकी हुई, जैसे वे देखना नहीं चाहती। आदित्य ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन जली, फिर बुझ गई। धातु की गंध तेज हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम लिया हो, पर आवाज इतनी धीमी कि शब्द नहीं बने। उसने खुद से कहा होगा कि डर सामान्य है। यही दूसरी चूक थी, डर को तर्क से ढक देना। तभी उसने एक नोटिस बोर्ड देखा, जिस पर किसी ने हाथ से लिखा था। कागज पुराने थे, किनारे मुड़े हुए, तारीखें अलग अलग, पर वाक्य एक जैसा, यहाँ से लौटना तुम्हारे ऊपर है। उसने हंसने की कोशिश की। हंसी अधूरी रह गई, जैसे हवा ने मुंह में हाथ रख दिया हो। तभी एस्केलेटर की आवाज फिर से आई, पीछे से। उसने मुड़कर देखा तो वही एस्केलेटर ऊपर की ओर जा रही थी, पर उस पर कोई नहीं था। सीढ़ियां चल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य वजन को ढो रही हूं। रोशनी में एक पल के लिए उसे अपनी ही परछाई दिखी, पर परछाई देर से हिली। मैं ये कहते हुए कांप रही हूँ, क्योंकि उस पल उसकी नैतिकता तीसरी बार टूटी। उसने परछाई को नजरअंदाज किया। उसने सोचा, अगर ऊपर चला जाए तो शायद बाहर निकल आए। एस्केलेटर पर कदम रखते ही धातु की खरोंच फिर हुई। इस बार आवाज लंबी थी। ऊपर जाते हुए मंजिलें बदलती रहीं। हर मंजिल वही दृश्य दिखाती जिसे वो भूलना चाहता था। एक खाली अस्पताल का गलियारा, जहां फ्लोरेसेंट लाइट्स टिमटिमा रही थी। एक स्कूल की सीढ़ियां, जिन पर जूतों की चरमराहट आज भी कान में चुभती है। एक बंद दरवाजा, जिसके पीछे किसी ने मदद नहीं मांगी थी। हवा भारी होती गई, सांस लेना काम बन गया। एस्केलेटर रुकी। सामने वही बोर्ड, वही घिसे अक्षर। फर्क सिर्फ इतना कि अब अक्षर साफ थे। पढ़ते ही उसके पेट में ऐंठन हुई। मैंने वो शब्द नहीं देखे, पर आदित्य के चेहरे से समझ आई। उसने आंखें बंद की। यही वो पल है जहां तुम भी रुकते हो। अगर उसने आंखें बंद की तो क्या देखा? अगर उसने खोली तो क्या बदला? मुझे लगता है यहाँ तुम अपनी प्रतिक्रिया चुनते हो, और चुनते ही तुम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। उसने आंखें खोली। सामने एक काउंटर था, जैसे इन्फॉर्मेशन डेस्क। पीछे कोई नहीं,
काउंटर पर एक रजिस्टर खुला था, पन्ने भारी, स्याही फैली हुई, हर पन्ने पर एक नाम और नीचे एक फैसला, छोटे छोटे फैसले। नजर फेर ली, रुक गया पर लौटा नहीं, समझा पर बोला नहीं। आदित्य की उंगलियां कांपी, हवा में धातु की जगह अब कुछ सड़ा हुआ था। उसने पन्ना पलटा, आखिरी लाइन खाली थी। उसने कलम उठाई, मैं यहाँ रुकती हूँ क्योंकि यही कहानी तुमसे बात करती है। लिखना आसान है, ना लिखना भी, पर खाली छोड़ना सबसे भारी है। आदित्य ने लिखा। क्या लिखा ये बताना शायद ठीक नहीं। लिखते ही रोशनी स्थिर हो गई, एसी की ठंडी हवा चली। उसे लगा राहत मिली, बहुत छोटी राहत, जैसे बुखार में ठंडा कपड़ा। एस्केलेटर अपने आप चल पड़ी नीचे की ओर। उसने सोचा बस अब बाहर। नीचे उतरते हुए शोर लौट आया, हंसी, शॉप्स के गाने, कॉफी मशीन की सीटी, मॉल की आम गंध। उसने कदम रखा और भीड़ में मिल गया, पर उसकी परछाई फिर देर से चली। उसने ध्यान नहीं दिया, तुम भी शायद नहीं दोगे। उस रात उसे नींद नहीं आई, कानों में वही खरोच। सुबह उठते ही उसकी हथेली पर स्याही लगी थी, धुली नहीं। दिन भर उसने छोटे फैसले लिए और हर बार किसी एस्केलेटर की आवाज पास आती गई। ऑफिस में, सड़क पर, लिफ्ट के पास, रोशनी झपकती, हवा भारी होती। उसने खुद से कहा सब ठीक है, यही झूठ सिस्टम को पसंद है। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि डराऊं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगली बार जब तुम मॉल में एस्केलेटर पर कदम रखो और हवा थोड़ी भारी लगे और रोशनी एक पल को देर से पहुंचे, तो याद रखना मंजिल सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होती। कुछ मंजिलें वही दिखाती हैं जहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, और एक बार देख लिया तो लिखना तुम्हारे ऊपर है।